नमस्कार साथियों, क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा तीसरा अध्याय है संविधान निर्माण। संविधान का निर्माण हमारे देश में कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब संविधान क्या है ये आप लोग सबको जानते हैं कि संविधान एक ऐसा मौलिक कानून का संग्रह है, या कहा जाए कि एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर देश की राजनीति और देश की सरकार चलती है। तो संविधान को हम लोग सरल भाषा में समझ सकते हैं कि संविधान कानूनों का वह संग्रह है या फिर नियमों का वह दस्तावेज है जिससे किसी देश की सरकार और राजनीति चलती है। तो हम लोग संविधान निर्माण के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आपके इस चैप्टर की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका की कहानी से दी गई है। दक्षिण अफ्रीका भी हमारे ही तरह अंग्रेज़ों का गुलाम था और वहाँ भी आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर के दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ। हम लोग तो 1947 में ही आज़ाद हो गए थे, लेकिन हम लोगों से भी 47 साल बाद अर्थात 1994 में दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ और वहाँ के आज़ादी के मुख्य सूत्रधार थे नेल्सन मंडेला। तो आपके चैप्टर की शुरुआत नेल्सन मंडेला के कुछ भाषणों से होती है, जिसमें उन्होंने किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष चला और किस प्रकार वहाँ पर साम्राज्यवादी शासकों ने किस प्रकार वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार किए, इसकी चर्चा आपके पुस्तक में दी गई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं केवल सारांश बता रहा हूँ कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई में वही भूमिका निभाई जो हमारे देश में गांधी जी ने निभाई। और नेल्सन मंडेला भी गांधी जी के रास्ते पर चले थे, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बहुत दिनों तक रहे थे, इसलिए उनका प्रभाव वहाँ पर था। तो ये गांधीवादी थे, कहा जाए कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही योगदान दिया। इनका पूरा जीवन जेल में कट गया। 1964 ईस्वी में इनको आजीवन कारावास मिला और इसका कारण था रंग भेद का विरोध करना और साम्राज्यवादी शासन का विरोध करना। उन्होंने अपने जीवन के बेशकीमती, बहुत ही जो वैल्यूएबल टाइम होता है, युवा टाइम, 28 वर्ष उन्होंने गंवा दिए जेल में रह करके। उनको 28 साल तक रॉबिन द्वीप में कैद रखा गया और जब दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ 26 अप्रैल 1994 को, तब जाकर के उनको जेल से निकाला गया। तो एक यहाँ पर एक टर्म आता है कि नेल्सन मंडेला रंग भेद के खिलाफ लड़े और साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़े, अर्थात जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया था उनके खिलाफ लड़े। लेकिन एक दूसरा टर्म आ रहा है रंग भेद, जिसे कहते हैं अपार्थेड। अंग्रेजी में इसे कहते हैं अपार्थेड, या फिर हम लोग कह सकते हैं कलर डिस्क्रिमिनेशन। अंग्रेज लोग रंग से श्वेत थे, सफ़ेद थे, वाइट थे, और दक्षिण अफ्रीका के जो लोकल लोग थे, वहाँ के स्थानीय लोग जो थे, वो अश्वेत कहलाते थे, अर्थात वो काली चमड़ी वाले थे। कुछ लोग भारत से जाके बसे थे और भी दूसरे जगह से जाके बसे थे, जो ना काले थे ना गोरे थे, उन्हें रंगीन चमड़ी वाले कहा जाता था। तो ये जो श्वेत लोग थे, वाइट लोग थे, ये अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों पर अत्याचार करते थे। उन्हें अपने से कमतर, अपने से इन्फेरियर और अपने से हीन मानते थे। वहाँ के जो बीच होते थे, समुद्री किनारे होते थे या फिर पार्क होते थे, वहाँ पर लिखा रहता था डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। सोचिए, मनुष्य अगर काला है तो उसकी तुलना कुत्तों के साथ होती थी, और वहाँ लिखा रहता था कि डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, अर्थात काले लोग और कुत्ते यहाँ पर अलाउड नहीं हैं। तो अपने ही देश में इन लोगों को, अश्वेत लोगों को दक्षिण अफ्रीका में अत्याचार झेलना पड़ा, जिस प्रकार की हमारे देश में हम ही लोगों को अत्याचार झेलना पड़ा। और वहाँ की आज़ादी की लड़ाई में जो मुख्य पार्टी थी उसका नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। हमारे देश में भी कांग्रेस थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उस देश में भी जो लड़ाई लड़ने वाली प्रमुख पार्टी थी उनका नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। तो जो भी हो, 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हो गया। तो 26 अप्रैल 1994 को जब आज़ाद हो गया तो उन्हें भी भारत की तरह एक संविधान बनाने की ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने एक समावेशी संविधान बनाया। अब समावेशी संविधान क्या है? एकदम शुद्ध हिंदी है। तो समावेशी संविधान का मतलब होता है कि एक ऐसा संविधान, एक ऐसा नियमों का संकलन जिसमें सभी व्यक्ति के हित की बात हो, जहाँ पे गोरे का भी हित हो, काले का भी हित हो। ऐसा नहीं कि गोरे लोग अत्याचार किए हैं तब उस पर अत्याचार किया जाए।
तो गोरे काले स्त्री पुरुष सभी को समाहित करने वाला संविधान, सभी को समेटने वाला, सभी का हित का ध्यान रखने वाला वहाँ पर संविधान बनाया गया। कहा जाए कि सभी नस्लों, स्त्री पुरुष को वहाँ पर समानता दी गई और वहाँ के संविधान की जो मुख्य वैल्यू, मुख्य आदर्श थे वे थे सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य। मतलब बहुत हद तक हमारे भारतीय संविधान से ही मिलता जुलता। तो दक्षिण अफ्रीका ने भी हमारे ही तरह एक उम्दा, एक बेहतरीन, द बेस्ट संविधान बनाया। तो इस संविधान की चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका की, कि इससे हम लोग को पता चले कि लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए, चाहे वो भारत हो, इंग्लैंड हो या अमेरिका हो या दक्षिण अफ्रीका हो, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। तो फिर से हम लोग एक बार संविधान के बारे में बात करते हैं कि संविधान की जो है, संविधान क्या है। तो संविधान एक दस्तावेज है जिससे किसी देश का, विशेष करके लोकतांत्रिक देश का, राजनीति और वहाँ का सरकार या शासन चलती है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके सहारे वहाँ का शासन और जो है सरकार चलती है। अब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। एक बहुत ही सरल प्रश्न है कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग को संविधान की ज़रूरत क्यों है भाई। तो साथ रह रहे लोगों के बीच में भरोसा पैदा करने के लिए और सहयोग विकसित करने के लिए। अब देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जाति संप्रदाय के लोग हैं, उनके बीच में भरोसा पैदा हो, वे एक दूसरे के प्रति भरोसा रखें और उन लोगों के बीच एक सहयोग विकसित हो सके, इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत है। फिर सरकार का गठन कैसे होगा, कौन सरकार बनाएगा। तो आज हम लोग जानते हैं कि जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार बनाता है। फिर सरकार का गठन कैसे होगा, कौन से मंत्री होंगे और फिर किस स्तर पर, राज्य स्तर पर कैसे सरकार होगी, केंद्र स्तर पर कैसा सरकार होगा, जिला स्तर पर कैसा सरकार होगा, फिर किन सरकारों को कौन से फैसले लेने का अधिकार होगा। ये सारे बातों का जिक्र हमारे संविधान में होता है। फिर सरकार के अधिकारों की सीमा। अब ऐसी बात तो नहीं कि सरकार बन गया तो तानाशाह हो गया या फिर उसका अधिकारों की कोई लिमिटेशन नहीं रही। तो उनके अधिकारों का क्या लिमिटेशन होगा, क्या सीमा होगा। तो वो अधिकारों की सीमा, सरकार के अधिकारों की सीमा को भी निश्चित करता है हमारा संविधान। फिर नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। आज हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार मिला हुआ है और फिर बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। 3 अधिकारों का जिक्र कहाँ पर है, कैसे नागरिक अपने अधिकारों का दावा ठोकते हैं। तो ये अधिकारों का जिक्र जो है हमारे संविधान में है। फिर हमारे देश में अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की कुछ आकांक्षाएं होती हैं। लोग चाहते हैं कि अच्छी सड़कें बने, अच्छे स्कूल बने, बिजली की व्यवस्था हो, सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक अवसर पैदा हो, नौकरी हो, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था हो। तो लोगों की आकांक्षाओं का जो झलक है वो हमारे संविधान में मिलता है। जब हम लोग नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये अच्छे समाज के गठन की जो आकांक्षाएं हैं वो नीति निर्देशक तत्वों में झलकती हैं। और नागरिकों के अधिकार को हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार में। फिर सरकार के अधिकारों की भी सीमा हम लोग देखेंगे, तरह तरह के एक्ट के द्वारा, तरह तरह के आर्टिकल के द्वारा सरकार के अधिकारों का भी सीमा लगाया गया है। तो अगर ये 5 पॉइंट हम लोग लिख दें कि हम लोग के संविधान की ज़रूरत क्यों है, तो हम समझते हैं कि हमारा आंसर परफेक्ट होगा कि हमें संविधान की ज़रूरत लोगों के बीच ज़रूरी भरोसा और सहयोग विकसित करने के लिए है। सरकार का गठन कैसे होगा और फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, सरकार के अधिकारों की सीमा क्या होगी, नागरिकों के अधिकार की सीमा क्या होगी और अच्छे समाज के गठन के लिए आकांक्षाएँ। तो ये है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, इसका उत्तर। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान निर्माण का क्या इतिहास था और फिर कैसे हमारा संविधान बना। हमारे संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 1946 से शुरू होती है, 9 दिसंबर 1946 से। लेकिन अभी हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन नहीं करेंगे, हम लोग ये वर्णन करेंगे कि क्या हमारा जो एक्चुअल संविधान बना, जो हमारा अभी संविधान है वर्तमान में, उस संविधान के निर्माण के पहले भी कुछ प्रयास हमारे देश में हुए थे और यह हमारे संविधान की प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिली थी। इन सारे बातों की चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के निर्माण के पूर्व का इतिहास। तो हमारे देश में सबसे पहले संविधान बनाने की प्रक्रिया जो है वो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और उनके 8 कांग्रेसी साथियों के द्वारा हुआ था। हमारे देश के नेताओं को चैलेंज मिला था कि भारतीय लोग अपना संविधान बना ही नहीं सकते हैं,
तो इस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया था और अपने 8 साथियों के द्वारा एक ऐसा संविधान बनाया था जो सभी को स्वीकार्य था। तो पहला 1928 ईस्वी में, फिर उसके 3 साल बाद 1931 में कराची अधिवेशन। कांग्रेस का प्रत्येक साल एक अधिवेशन होता था, एक वार्षिक मीटिंग होती थी जिसे अधिवेशन कहा जाता था, तो अलग अलग शहरों में होता था। तो 1931 ईस्वी में पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था, जो कि उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा कांग्रेस ने रखी थी कि हमारा आने वाला संविधान कैसा होगा, अगर हम स्वतंत्र देश बनते हैं तो किस प्रकार के संविधान का निर्माण करेंगे। इसकी चर्चा 1931 के कराची अधिवेशन में हुआ था। फिर 1937 ईस्वी में हमारे देश में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर चुनाव कराने की स्वतंत्रता दी थी, लेकिन इस चुनाव में बहुत ही कम लोगों को वोटिंग राइट था। मगर जो भी हो, प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री बने थे, गवर्नर राज्यों के थे, तो बहुत सारे हमारे नेताओं को संसदीय प्रक्रिया का जो परिचय 1937 में मिल चुका था। वो एमएलए एमपी टाइप का जो फीलिंग होता है वो 1937 के चुनाव में मिला था। तो इसको भी हम लोग मानेंगे कि संविधान निर्माण में एक सहायक तिथि था। फिर 1935 का संविधान, ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है। 1935 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भारत शासन अधिनियम लाया और कहा जाता है कि जो हमारा 1947 का संविधान है, जो 1950 में बनकर तैयार हुआ, वो बहुत हद तक 50% से भी अधिक 1935 के संविधान का कॉपी है, नकल है। तो हमारे भारतीय संविधान जो है 1935 में कहा जाए कि एक बहुत ही अच्छा सफ़र तय किया था। 1935 से हम लोग को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। उसके बाद है कि भारत का जब संविधान बना, उस समय बहुत सारे देश में, विशेष करके यूरोपीय देशों में संविधान का निर्माण हो चुका था और उन संविधानों को पढ़ करके, उन संविधानों से प्रेरणा लेकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सारी बातों को हमारे संविधान में अपनी परिस्थिति के अनुकूल डाला। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, अब इसका प्रभाव तो होना आवश्यक है क्योंकि यही हमारे देश का जो है मालिक थे आज़ादी के पहले। तो हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है वो ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम की ही देन है। फिर यूएसए, हमारे देश में जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए की देन है। फिर यूएसएसआर, जो मतलब सोवियत रूस, तो सोवियत रूस में 1917 में क्रांति हुई थी और उसमें समाजवादी समाज की बात कही गई थी। तो हमारे देश में जो समाजवादी मान्यताएं हैं वो यूएसएसआर की ही देन है। यहाँ तक कि बाद में 1976 में संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो यूएसएसआर के संविधान से ही प्रेरित थे। फिर है फ्रांस की क्रांति, जो 1789 वाली क्रांति थी और वहाँ पर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो बात की गई थी, जो वहाँ का निचोड़ निकला था, वो भी हमारे संविधान का मुख्य भाग है। फिर हम लोग नीति निर्देशक तत्व देखते हैं जिसमें राज्यों को कुछ कर्तव्य बताए गए हैं राज्य के आर्थिक विकास के लिए। हमारे देश की सरकार केवल राजनीतिक काम ही नहीं करती है बल्कि आर्थिक विकास का भी काम करती है। तो नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा आयरलैंड से ली गई। इस तरह करके बहुत सारे प्रश्न हैं कि कौन सी बातें कहाँ से ली गई, राष्ट्रपति के आपातकाल की बात कहाँ से ली गई। इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो कि अलग अलग संविधान से ली गई है, वो आगे की क्लास में है। और जीके में या फिर जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे संविधान में ये वाला प्रावधान जो है वो किस देश से प्रेरित है या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपने संविधान निर्माण के पूर्व की कहानी, पूर्व का इतिहास पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे संविधान निर्माण की वास्तविक कहानी, उसका वर्णन हम लोग करेंगे। का संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो ये संविधान सभा क्या है? तो संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की एक ऐसी जो है ग्रुप है या फिर जनप्रतिनिधियों का एक ऐसा समूह है जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है। अर्थात संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी है जो संविधान को लिखने का काम करती है। तो संविधान सभा के द्वारा हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया। तो इसके लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना था। तो हमारे देश में जनप्रतिनिधियों का चुनाव संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में की गई। तो जुलाई 1946 में जो चुनाव किया गया संविधान सभा के सदस्यों का, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, जिस प्रकार की अभी हम लोग
एमएलए एमपी का चुनाव करते हैं, उस प्रकार नहीं हुआ, बल्कि जो पहले से चुनाव किए गए थे प्रांतीय सरकारों में, उन जनप्रतिनिधियों ने, पहले से चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने ये संविधान निर्माण करने वाले प्रतिनिधियों का चयन किया, अर्थात इसका सीधा चयन नहीं किया गया है। इस आधार पर भी बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि हमारे देश के संविधान का निर्माण करने वाले जो नेता थे, उनका चुनाव हमारे देश के जनता ने नहीं किया, लेकिन जनता के चुने हुए लोगों ने तो किया, इसलिए ये आलोचना में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। जिस प्रकार आज हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव सीधा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे चुने हुए जो नेता होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो वो भी तो लोकप्रिय ही होता है। इसलिए इस पर हम लोग को ज़्यादा विवाद में नहीं जाना है। हम लोग को ये जानना है कि हमारे संविधान सभा के जनप्रतिनिधियों का या सदस्यों के चुनाव के लिए कब जो है चुनाव कराया गया था। तो जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में चुनाव हो गए, और इसकी पहली बैठक लेकिन हुई, प्रथम बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो हमारे संविधान निर्माण की कहा जाए कि श्री गणेश यहीं से हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके 4 दिन बाद ही, मतलब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना रखी। अब प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना जैसे हम लोग किताब के पहले पन्ने में देखते हैं, जिसमें किताब के बारे में परिचय दिया रहता है, उसी प्रकार संविधान के प्रस्तावना में, किसी भी देश के संविधान के प्रस्तावना में उस संविधान का पूरा झलक मिलता है। अगर आप किसी देश के संविधान के प्रस्तावना को पढ़ लें तो उस देश का संविधान कैसा होगा यह आपको पता चल जाएगा, जो कि आजकल सभी विद्यालयों में सुबह सुबह के मॉर्निंग असेंबली में प्रस्तावना को दोहराया जाता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक स्वतंत्र, ये वाला जो है प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना हमारे संविधान का पहला पन्ना है, जिसमें पूरे संविधान का फ्रेमवर्क रखा गया है, एक ढांचा रखा गया है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना रखा गया। प्रस्तावना रखा गया मतलब ये तय हो गया कि हम लोग किस किस मूल्यों पर काम करेंगे, अपने देश के संविधान को कैसा बनाएंगे। हमारे देश के संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, इसमें और भी अधिक सदस्य थे, लेकिन लगभग 100 सदस्य जो हैं वो पाकिस्तान चले गए, क्योंकि संविधान निर्माण सभा का निर्माण होने के कुछ ही दिन के बाद भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बन गया। तो हमारे देश का संविधान सभा में मात्र 299 सदस्य थे, 299। फिर हमारे संविधान निर्माण का जो काम है वो आपका कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को, मतलब 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक हमारे देश के संविधान लिखने की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई, अर्थात लगभग 3 वर्ष लगे। तो 3 वर्षों में हमारा संविधान बना, लेकिन ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब बहुत सारा प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया तो फिर 2 महीने क्यों लेट किया गया इसे लागू करने में? 26 नवंबर से आप जोड़ के देखिए, 26 जनवरी 2 महीने होते हैं, तो 2 महीने का विलम्ब क्यों किया गया? तो 2 महीने का विलम्ब इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1931 से हमारे देश में प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, कांग्रेस ने ये तय किया था कि हमारा देश को आज़ाद कराना है, अपने देश को आज़ाद कराना है। इसके लिए आज़ादी के पहले ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन सौभाग्य से हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो गया। तो 26 जनवरी कैसे यादगार बनाया जाए? तो 26 जनवरी तक रोक करके रखा गया। बहुत सारे प्रावधान को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो यह भी प्रश्न आता है कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये याद रखने लायक बात है। तो हमारे देश के संविधान का निर्माण जो प्रतिनिधियों ने किया था, उनका चयन भले ही सीधे नहीं हुआ था जनता के द्वारा, लेकिन उसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व मिला था, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिला था, समूहों का मिला था। आप इन नामों को देख करके पता लगा सकते हैं कि ये सारे नेता जो थे वो अलग अलग राज्य के थे, अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग भाषा के बोलने वाले थे, स्त्री पुरुष सभी थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी वर्ग के लोग थे। इन जो है संविधान निर्माण करने वाली सभा में पटेल थे, नेहरू थे, आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
अंबेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और हमारे झारखंड से जयपाल सिंह थे, फिर पंजाब से बलदेव सिंह थे। तो ये सारे लोग मुख्य लोग थे। इसके बाद के.एम. मुंशी थे, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी। तो इन लोगों ने हमारे संविधान को बनाया, और संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनाई गई। उन कमेटियों में फिर जो है बांटा गया इन संविधान सदस्यों को, संविधान निर्माण के सदस्यों को, 299 सदस्यों को। तो ये सब हायर क्लास में पढ़ने की चीज़ है कि संविधान निर्माण में कितनी कमेटियां बनाई गई, उन कमेटियों के अध्यक्ष कौन थे। मुख्य रूप से 9 क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे B.R. अम्बेडकर। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्रारूप कमेटी क्या था। तो प्रारूप कमेटी को इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। अर्थात फाइनल रूप से जब कोई भी धारा तय हो जाता था, जिसमें अब कोई भी सुधार उधार की बात नहीं रहती थी, बहस हो जाता था, उस पर वोटिंग हो जाती थी, तो प्रारूप कमेटी उसको लिखने का काम करती थी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे देश के संविधान निर्माण के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो वो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर एक और प्रश्न आता है कि हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तब जब अस्थायी अध्यक्ष ये थे, तब यह भी प्रश्न उठ सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष इन्हीं के भाई थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें कंफ्यूज नहीं करना है। फिर हमारा संविधान ऐसे नहीं कि सीधा लिखते चला गया, टाइप होते चला गया, ऐसी बात नहीं है। हमारे संविधान के प्रत्येक धारा पर बहुत ही गहनता से, बहुत ही गंभीरता से एक एक वर्ड का पर चर्चा हुआ, उसके बातों पर विचार विमर्श हुआ, तब जाकर के हमारे संविधान के किसी आर्टिकल को लिखा गया। हमारे संविधान में कुल 2000 संशोधन हुए। लगभग में बताया गया है कि लगभग 2000 संशोधन हुए, और चर्चाएं 114 दिन तक चर्चाएं हुई। और ये जो चर्चा हुआ, ये आपकी किताब के रूप में जो है अभी भी संग्रहित है। उस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। ये 12 मोटे मोटे वॉल्यूम में अभी रखे गए हैं कि किस नेता ने किस आर्टिकल के बारे में क्या कहा था, उनकी क्या राय थी। बहुत सारी बातें थी, जैसे हमारे देश में सभी को वोटिंग राइट दिया जाए या नहीं, इस पर भी बात था। तो उस समय नेता दो भाग में बट गए थे। कुछ नेता कहते थे कि हमारा देश जो है वो निरक्षर है, सभी को वोटिंग राइट देना ठीक नहीं है, वो अपने नेता का चयन नहीं कर सकेंगे। कुछ लोग कहते थे कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो भले ही निरक्षर हैं, लेकिन वो अपना हितैषी को पहचानते हैं कि कौन नेता उनका हित और कौन अहित कर सकता है, इसलिए सभी को वोट देना चाहिए। तो इसमें 2 भाग में बटा हुआ था हमारे देश के नेता, लेकिन फिर फाइनल जीत हुई। अधिकांश लोग इस बात पर सहमत हुए कि नहीं, वोटिंग राइट सभी को दे दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार प्रत्येक आर्टिकल पर बहस हुई कि किसको अपनाया जाए, किसको नहीं अपनाया जाए, और बहुत ही लंबे विचार विमर्श के बाद हमारा संविधान बना। अब हम लोग अगली चर्चा जो करेंगे वो ये करेंगे कि हमारे संविधान का बुनियादी मूल्य क्या था, हमारे संविधान का दर्शन क्या था। तो हमारे दर्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य का। बुनियादी मूल्य का मतलब है कि हमारा संविधान किन लक्ष्यों को, किन सिद्धांतों को और किन आदर्शों को लेकर के चलना चाहता है। अर्थात हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है, उसके आदर्श क्या हैं, तो इसकी चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में मुख्य रूप से 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत झलक मिलता है, जैसे गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू। तो गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव है, क्योंकि वो सभी स्वतंत्रता सेनानियों के संविधान सभा के जो सभी मेंबर थे उनके प्रेरणा स्रोत थे। तो हमारे संविधान में जो हम लोग देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में विशेष करके कि बड़े जानवरों का या दुधारू पशुओं का हिंसा को रोका जाए, पंचायती राज का चयन किया जाए, ये नशा का जो है वो रोक लगाया जाए, ये सब गांधी जी के ही सिद्धांत थे। फिर पंचायती राज के बहुत बड़े हिमायती थे, उनकी चर्चा भी हमारे संविधान में है। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की कौन सी बातों का झलक मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर समानता चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक समानता हो, तो सभी वर्गों को, पिछड़े और शोषित वर्गों को न्याय मिले। इसलिए हमारे संविधान में न्याय भी एक महत्वपूर्ण तत्व
उभरा है, उभर कर आया है, ये डॉक्टर अंबेडकर का ही योगदान है। फिर नेहरू जी हमारे आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। आधुनिक भारत को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो नेहरू जी का भाषण भी आपकी किताब में जिक्र किया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, कि जब पूरा दुनिया सो रहा है तो भारत उस समय आज़ाद हो रहा है, जाग रहा है, और हमारे भारत को एक बहुत ही विकसित देश बनाना है, तभी हमारे देश की स्वतंत्रता का कोई मतलब होगा। तो नेहरू जी का भी हमारे संविधान पे बहुत बड़ा योगदान है, और बहुत सारी कमेटियों का ये अध्यक्ष भी थे। तो नेहरू और पटेल मुख्य रूप से बहुत सारे कमेटियों के अध्यक्ष हैं, और अंबेडकर। तब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का प्रस्तावना है, अगर उसी की चर्चा कर ली जाए तो हम लोगों को अपने भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य का जो है परिचय मिल जाएगा। तो हमारे संविधान के प्रस्तावना के बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ कि हमारे संविधान का जो पहला पृष्ठ है जिसमें संविधान का परिचय दिया गया है, तो उसमें कौन कौन सी बात मुख्य रूप से आता है। हमारी प्रस्तावना जो है संविधान की, वो शुरू होती है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग से शुरू किया गया है। जैसा कि अमेरिका का भी संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग से शुरू किया गया है। दक्षिण अफ्रीका का भी संविधान हम दक्षिण अफ्रीका के लोग से शुरू किया गया है। उसी प्रकार भारत का संविधान भी हम भारत के लोग से शुरू किया गया है। तो हम भारत के लोग का मतलब हुआ कि यह संविधान किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इस संविधान सभी के लिए बनाया गया है और सभी की इसमें सहमति है। तो ऐसा संविधान बनाने की कोशिश की गई जिससे भारत के सभी लोगों को उचित अधिकार मिल सके। फिर हमारे संविधान में समाजवादी तत्व का उल्लेख है। समाजवादी शब्द वैसे तो बाद में जोड़ा गया, लेकिन फिर भी जब जोड़ा गया था तो समाजवादी मूल्यों का बहुत ज़्यादा जिक्र है। समाजवादी तत्व उसमें डाले गए हैं। समाजवादी मतलब होता है कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश बनाना है जिसमें सभी वर्गों को उचित अवसर मिल सके। सभी व्यक्ति नौकरियों के लिए, व्यापार के लिए, अपने पैसे के लिए उनको उचित वातावरण मिले, ऐसा वातावरण बनाना सरकार का दायित्व होगा। तो समाजवादी तत्व भी हमारे संविधान का बुनियादी तत्व है। फिर है लोकतंत्रात्मक। हमारा देश कैसा होगा? लोकतंत्रात्मक होगा, अर्थात यहाँ सरकार कौन बनाएगा? जिसे जनता चुनेगी। फिर जब सरकार चुनी भी जाएगी तो वो किसके लिए काम करेगी? जनता के लिए काम करेगी। तो हमारा देश का संविधान लोकतंत्रात्मक है, अर्थात यहाँ शासकों का चयन जो है लोगों के द्वारा किया जाएगा। ये इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले चैप्टर में की थी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों चाहिए, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्रात्मक मूल्यों की भी चर्चा हमारे संविधान में है। फिर हमारा संविधान कैसा है? पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष मतलब यहाँ पर किसी एक धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया गया। धर्म के मामले में सरकार तटस्थ है, वो किसी भी धर्म का ना तो पक्ष लेगी और ना ही उसका विरोध करेगी। सभी लोगों को अपने आस्था और विश्वास के अनुसार अपने धर्म के पालन का अधिकार होगा। तो हमारे प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष है। फिर हमारा देश कैसा बनेगा? प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि अब हमारा देश किसी भी बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होगा। अपने नीति लेने के लिए, अपने नियम बनाने के लिए भारत स्वतंत्र होगा, इस पर किसी भी देश का प्रभाव नहीं होगा। तो ये होता है प्रभुत्व संपन्न। फिर न्याय, यहाँ पर सभी को न्याय मिलेगा। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। तो आर्थिक रूप से भी सभी को न्याय मिलेगा, सामाजिक रूप से भी न्याय मिलेगा और राजनीतिक रूप से भी मिलेगा। सभी कोई चुनाव में वोट दे सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ये सब है न्याय। फिर है स्वतंत्रता, सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी। हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार में भी स्वतंत्रता का जिक्र है। तो क्या क्या स्वतंत्रता है उसकी चर्चा भी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी स्वतंत्रता हैं, बोलने के, घूमने के, रहने के, संगठन बनाने के, विरोध करने के, अभिव्यक्ति करने के। तो स्वतंत्रता भी हमारे देश का संविधान का मुख्य मूल्य है, क्योंकि इसके बिना किसी भी नागरिक के जो है व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। फिर है समता। समता मतलब बराबरी, लोगों के बीच बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सबसे फाइनल में है बंधुता। बंधुता का मतलब भाईचारा, लोगों के बीच प्रेम बढ़ाने का, सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे। कोई भी देश की मजबूती का आधार होता है वहाँ के लोगों के आपसी बंधुता। तो ये थे हमारे संविधान के प्रस्तावना के कुछ शब्द, जिससे हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य की चर्चा जो है झलक मिलती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट किया
मुख्य रूप से सारांश इसका हम लोगों ने पढ़ा। वैसे आप पुस्तक पढ़ेंगे तो और सारी बातें निकल करके आएंगी, लेकिन मैंने आपको सारांश बता दिया। तो अगर यह चैप्टर आपको समझ में आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।